हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर इस इवेंट में, इस सेशन में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बहुत ही आसान और इजी भाषा में पढ़ रहे हैं। ठीक। और इसी के साथ हम क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक। इसमें किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होती है। अगर मान लीजिए किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दिया करिए। कमेंट में आपके जो जवाब आएंगे उसको नेक्स्ट वाले सेशन में, नेक्स्ट वाले इवेंट में आपसे उसका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक। तो जैसे पता है कि हम इस चैप्टर में आए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर हो गए हैं। ठीक। और कुछ चैप्टर जो बाकी उनको हम लगातार पर डे एक रूटीन की तरह पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हमारी एक क्लास होती है, एक इवेंट होता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता है। ठीक। तो आज वाले सेशन में, आज वाले इवेंट में हम जानेंगे नष्ट समीकरण क्या है। ठीक। अगर हम आज वाले सेशन की बात करें अगर हम आज वाले सेशन की बात करें तो आज वाले सेशन में हम देखेंगे नष्ट समीकरण, यानी विद्युत रसायन के अंदर विद्युत रसायन जो हमारा चैप्टर है विद्युत रसायन, या कहीं कहीं वैद्युत रसायन दिया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। विद्युत रसायन और वैद्युत रसायन एक ही चीज है। ठीक। उसमें सिर्फ वैद्युत लगा है, उसमें विद्युत। ठीक। अब आइए हम जानते हैं कि नष्ट समीकरण होता क्या। हम किसकी बात कर रहे हैं, नष्ट समीकरण। अगर हम नष्ट समीकरण अगर हम नष्ट समीकरण की बात करें तो नष्ट समीकरण में क्या होता है। हाँ, निष्ट समीकरण वही नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट समीकरण में क्या होता है कि जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो इले, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर रहे थे, वो मानक परिस्थिति में ज्ञात कर रहे थे। जैसे किसी भी सेल का हम विभव ज्ञात कर रहे थे तो मानक परिस्थिति में ज्ञात कर रहे थे। जैसे हमारे पास एक फार्मूला था कि ई नॉट इक्वल ई नोट इक्वल के साथ क्या था, ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड था। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड था, ऐसे था ना। हम इससे ज्ञात कर रहे थे, इससे ज्ञात इसलिए कर रहे थे कि ये सब जो ई नोट क्या था, ई नोट सेल था, इस ये सब क्या थी, मानक परिस्थितियां में, इसमें मानक परिस्थितियां मानक परिस्थितियां में ठीक। और मानक परिस्थिति होती कैसे है, सभी को आप लोगों को पता होगा। जैसे दाब कितना दिया हो, दाब मान लीजिए 1 atm दिया हो। ठीक। ताप कितना दिया हो, अगर हम ताप की बात करें, ताप 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो। और अगर इसमें क्या किया जाए, अगर सांद्रता की बात की जाए, शांत की बात की जाए तो 1 मोल दिया हो। तो ये सब क्या होती है, मानक परिस्थिति होती है, जिससे हम विद्युत वाहक बल याद कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ई नॉट कहते हैं। मानक परिस्थितियों में विद्युत वाहक बल याद कर रहे थे इस वाले फार्मूले से। अभी तक हम इस वाले फार्मूले से बात कर रहे थे, यहाँ से इस वाले से हम ज्ञात कर। अगर मान लीजिए यहाँ जो दाब है, मान लीजिए 2 atm हो गया, 2 एटमोस्फेयर हो गया, ये क्या होगी, मानक परिस्थिति नहीं होगी, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ मान लीजिए अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अगर 25 से मान लीजिए अगर 26 डिग्री हो जाता है तो ये मानक परिस्थिति नहीं होगी। मानक परिस्थिति का मतलब है कि जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जो प्रयोग किए गए थे कि बाहरी वातावरण कितना होना चाहिए, उसमें ताप कितना होना चाहिए, ये सांद्र कितना होना चाहिए, इन सब को अगर वो फॉलो कर रहा है, इन सब नियम को अगर ये मान रहा है, तब तो मानक परिस्थितियों में विद्युत वाहक बल ज्ञात होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मानक परिस्थिति नहीं, मान लीजिए यहाँ ताप कुछ और दिया, 25 से 26 है, 27 से 28 है, 150 200 तक, तो क्या होगा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नष्ट समीकरण का हम प्रयोग करते हैं। ठीक। नष्ट समीकरण क्या होता है, जैसे किसी भी विद्युत वाहक जो मानक परिस्थितियां न दी गई हों और विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उन सब के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक। क्या है, उन सब के लिए हम नष्ट का प्रयोग करते हैं। अब नष्ट समीकरण देखिए क्या होता है, इसको हम हटा रहे हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें नष्ट समीकरण किसे कहते हैं।
हाँ ठीक है, देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बता दिया। जो पिछला हमारा लेक्चर गया है उस लेक्चर में हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कुछ चर्चा खत्म कर दी है ना, कि उसमें सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन होगा ना, जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो धातु कब होगा, अपचायक किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण किसका अधिक होगा, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। और थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना अधिक ऊपर होगा उस धातु की क्रियाशीलता अधिक होगी। श्रेणी में जो सबसे ज्यादा टॉप पर होगा उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, और जो सबसे ज्यादा नीचे होगा श्रेणी में सबसे ज्यादा जो नीचे होगा उसका क्या होगा, उसकी क्रियाशीलता कम होगी। ठीक, उसकी क्रियाशीलता कम होगी। ठीक, चलें अब आए अपने नष्ट समीकरण पे आए। चलिए अगर हम इसके थोड़ा सा अगर हम परिभाषा की बात करें कि इसमें हम क्या क्या कैसे क्या करेंगे, तो थोड़ी सा समझ लीजिए कि यदि यदि मानक परिस्थितियां मानक परिस्थितियां मानक परिस्थितियां क्या है, मानक परिस्थितियां परिस्थितियां ना दी होगी इसी सेल में, अगर मानक परिस्थितियां ना हो तब दूसरे क्या होगा, तब ना हो तब दूसरे विद्युत वाहन दूसरे सेल कह सकते हैं, या आप तब इसके द्वारा समीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तब इसके द्वारा इसके इसके द्वारा समीकरण समीकरण से विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं ठीक, क्या है, इसके द्वारा समीकरण के क्या है विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं, या दूसरे सेल के दूसरे तब इसके द्वारा दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ समीकरण से यहाँ थोड़ा सा हटा लीजिए, इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ कर है सकते हैं। ठीक, क्या है, यदि मानक परिस्थितियां ना हो तब इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक, जैसे मानक परिस्थितियां ना दी हो तब उसके लिए एक हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसके लिए एक सूत्र जो होता है ई सेल बराबर क्या होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है ई सेल, इसमें नोट नहीं लगेगा क्योंकि मानक परिस्थितियां के लिए नहीं है, ये मानक परिस्थितियां के लिए नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल अब यहां से प्रयोग होगा, ई सेल इक्वल ई नोट सेल यहां से प्रयोग होगा, फिर माइनस में क्या होगा 2.303 बटे में एन एफ, यहाँ आर टी, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग क्यू। ठीक, अब इसमें हम एक एक बताएंगे कि इसमें आर टी का प्रयोग आर टी के स्थान पे प्रयोग किसका होगा, एन एफ के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, लॉग क्यू का मान कैसे हम पता करेंगे, इन सब की चर्चा हम बहुत ही आसान तरीके से एकदम सिंपल भाषा में करेंगे। ठीक, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद जितने हमारे साथी नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चले। देखिए आते हैं कि अब आर टी का मान होता क्या है। जैसे आर है, आर एक गैस स्थिरांक होता है। क्या होता है, आर एक गैस स्थिरांक होता है। ये क्या है, ये क्या है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। ठीक, गैस स्थिरांक, और इसके स्थान पे प्रयोग होता है 8.314 जूल प्रयोग होता है। देखिए गैस स्थिरांक को हमेशा जूल में हम प्रयोग करते हैं ना, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 8.314 जूल इनवर्स। ठीक, इसके स्थान पे हम दिख तो रहा है ना इनवर्स, इसके स्थान पे हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम आर टी की बात करें तो ये क्या है, तापमान, टी बराबर क्या है तापमान, और वो भी केल्विन में, केल्विन। ठीक, केल्विन में
केल्विन में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए टी जो होता है इसका मान लीजिए 25 डिग्री कितना होता है, मानक तापमान होता है 25 डिग्री मानक तापमान होता है, और केल्विन का मान कितना होता है 273। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस 273 केल्विन। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, तापमान जो होगा सी प्लस क्या होगा 273 केल्विन, यानी जो यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाएगा उसको हम 273 में ऐड कर देंगे तो केल्विन में मान हम उसका रखेंगे टी के स्थान पे। यहां तक बात समझ में आई कि टी के स्थान पे हम रखेंगे। ठीक, जो तापमान है यहाँ पर ये जो है, ये जो डिग्री सेल्सियस तापमान है इसको हम इसके स्थान पे रखेंगे, जो भी दिया जाएगा टेम्परेचर को उसको हम इसके स्थान पे 273 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में। अब ऐड करने के बाद देखिए आपके पास बचा क्या, आपके पास बच रहा है यन और यप। लोग क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, लोग क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देखिए यन बराबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए जेडीएन होता है ना, जेडीएन होता है कापर को हम लेते हैं, तो जेडीएन अगर मान लीजिए किसी गैल्वेनिक सेल में, किसी गैल्वेनिक सेल में अगर इसकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रदान की संख्या लिखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, जो कापर है वो कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वो अपचायक कैसे कर रहा है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो जेडीएन क्या करता है, जेडीएन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये यहाँ जेडीएन क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, इसी तरह अगर हम कापर की बात करें Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अपचयित होकर Cu कापर में खुद बदल जाता है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां से और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो कहने का मतलब यन का मतलब होता है कि आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल भाषा में समझिए कि यन का मतलब होता है आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस बात को समझ गए कि यन बराबर क्या होता है, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो हम यन से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, नष्ट समीकरण की चर्चा कर रहे हैं कि इसमें हमने आर के स्थान पे क्या रखना है, गैसीय स्थिरांक होता है, टी के स्थान पे क्या रखना है, फिर अब आ गए यन और यफ पे। यन का मतलब होता है आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो यहाँ पर किए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ 3 हो सकता है, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतने इलेक्ट्रॉन को हम वहां पर रख देंगे। ठीक, वहां पर रख देंगे। ठीक, अब देखिए यफ जो होता है ये भी क्या है, ये यफ जो है ये आवेश, आवेश क्या है, आवेश है। और आवेश किसका है, जैसे हम आवेश की चर्चा करते हैं इसमें आवेश एक स्थिरांक होता है जिसे हम कूलाम में मापते हैं। किसमें, आवेश स्थिरांक, स्थिरांक। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, हम 9-6-500 कूलाम। ठीक, 9-6-500 कूलाम इसके स्थान पे हम रखते हैं। ठीक, यह जो है आवेश है, इसके स्थान आवेश स्थिरांक है, जो इसके स्थान पे हम क्या रखते हैं, 9-6-500 कूलाम रखते हैं। ठीक, अभी सबको हम रखेंगे भी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसको हम रखने वाले भी हैं। ठीक, अब देखिए अब हम बात करते हैं इसकी, हम इसकी बात करते हैं जो है हमारे पास क्या है, लॉग क्यू की। अगर हम क्यू की बात करें, लॉग क्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहां जगह है, यहां दिख रहा है। देखिए लॉग जो क्यू होता है इसको हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे लॉग क्यू की अगर हम बात करें तो लॉग क्यू क्या होता है, अभिक्रिया गुणांक होता है। क्या होता है, लॉग क्यू क्या होता है, अभिक्रिया गुणांक होता है। हम यहीं पर बता रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक, इसको हम हटा रहे हैं। लॉग क्यू क्या होता है, इसकी बात हम करें तो ये क्या होता है, अभिक्रिया गुणांक, अभिक्रिया क्रिया गुणांक। ठीक, अभिक्रिया गुणांक कैसे होता है इसको हम देखेंगे कि अभिक्रिया गुणांक होता कैसे। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया गुणांक की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, यहीं पर लिख लेते हैं अभिक्रिया गुणांक, अभिक्रिया गुणांक। और आ कैसे रहा है उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है, समीकरण कैसे है, मान लीजिए ए है, ये प्लस बी, ये ऐसे, ठीक, यहाँ सी प्लस यहाँ डी। देखिए अभिक्रिया गुणांक में एक चीज ये होनी चाहिए कि अगर लॉग क्यू का मान क्या है, जो अभिक्रिया गुणांक हो वो
उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। उत्क्रमणीय का मतलब है कि अगर ए बी सी उत्पाद है, अगर इस अभिकारक है ए बी सी, अगर इससे ए सी डी बनाया जा रहा है, यानी सी डी उत्पाद बनाया जा रहा है, तो इस उत्पाद से ए बी सी भी बनाया जाए। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर ए से बी बनाया जा रहा है तो बी से ए भी बनाया जाना चाहिए। ठीक। और इसमें देखिए ये क्या है, ये तो आपके अधिकारक, अधिकारक, और ये आपके उत्पाद। ठीक। और इसी में देखिए ये जो सी है, यहां पर जो सी और डी है, ये क्या है जानते हो? ये है अणु की संख्या। जो छोटे में लिखा है, यहां छोटे में लिखा है, ये क्या है? अणु की संख्या, अणु की संख्या। ठीक। इस बात को समझिए कि ये क्या है, जो स्मॉल में दिया गया, छोटे लेटर में दिया गया, वो अणु की संख्या है। ठीक। अब देखिए एक फार्मूला और आपको याद करना है, जो क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर क्या होता है? अभिकारक, अभिकारक की घात n बटे में उत्पाद, उत्पाद की घात n। ठीक। यहां तक बात समझ में? क्रियाकारक सॉरी, ऊपर उत्पाद होगा, नीचे क्रियाकारक होगा। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, इसको हम फिर से लिख देते हैं। ऊपर क्या होगा? उत्पाद की घात बटे में अभिकारक, अभिकारक की घात में। यहां तक बात समझ में आई कि अभिकारक, सॉरी, क्यू बराबर क्या होता है? उत्पाद बटे में अभिकारक। अब देखिए इसमें देखेंगे हम कि उत्पाद तो ये है, उत्पाद तो ये है और अभिकारक ये है। तो उत्पाद और अभिकारक को हम साथ में जब लिखते हैं, जब साथ में लिखते हैं तो क्यू का मान ऐसे आता है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर उत्पाद क्या है? सी है, सी है, सी की घात क्या है? छोटी सी है, यानी स्मॉल सी है ना, स्मॉल सी है। फिर क्या है? डी है, फिर इसकी घात क्या है? स्मॉल डी है। ठीक। फिर नीचे अगर हम अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में क्या है? ए है, ए की घात क्या है? स्मॉल ए है। फिर बी है, फिर बी की जो घात है, अणु की संख्या है, वो स्मॉल बी है। इस तरह हम निकालते हैं। क्योंकि और देखिए अभी इसमें और आगे करना है कि जैसे क्यू का मान की अगर हम बात करें तो इसके स्थान पे हम इसको रखते हैं। इसको किसके स्थान पे रखते हैं? यहाँ क्यू के स्थान पे रखते हैं। तब जाके हमारा क्या होता है? नष्ट समीकरण कंप्लीट होता है। यहां तक बात समझ में आई कि हम कैसे इसको क्यू का मान ला रहे हैं। जो लाग क्यू है, क्यू मतलब होता है अभिक्रिया गुणांक। अभिक्रिया गुणांक में इसमें जो अभिक्रिया होनी चाहिए वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है कि अगर ए से कोई बी बनाया जा रहा है, अगर ए से बी बनाया जा रहा है तो बी से भी ए बनाया जाना चाहिए। ठीक। ए से बी भी बनाया जाना चाहिए और बी से ए भी बन सके, जिसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। आइए हम अब इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, इन सब पे इसका मान रखते हैं। ठीक। इसको हम हटा रहे हैं और इस पे देखिए इसका, इन सभी का हम मान रखते हैं नष्ट समीकरण। ठीक। देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा आप अगर जिसको ना समझ में आए जो भी, प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक। जो कुछ भी, जो पॉइंट आपको ना समझ में आए, आप कमेंट में आपके जवाब दिया जाएगा। ठीक। देखिए अब अगर हम इसकी बात करें तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? हमको क्या मिला? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अब देखिए माइनस में क्या है? यहाँ पर 2.303। अब आर का मान क्या? अगर हम आर की मान की बात करें तो यहाँ पर इंटू 8.314 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें टी की, तो टी जो दिया जाएगा उसको हम लिख लेंगे तापमान, क्योंकि इसमें दिया है। बटे में क्या हो जाएगा? यन का मान क्या है कि आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यन को हम ऐसे यन रहने देते हैं। आवेश, जब जो आवेश कूलाम है वो कितना है? इंटू 9696,500। ठीक। और दूसरी चीज देखिए, यहां पर जो लॉग, लॉग क्यू की मान की अगर हम बात करें तो क्यू का मान ये है हमारा। अगर हम लॉग क्यू की बात करें, अगर हम लॉग क्यू की बात करें, हमारे पास ये है ना, सी की घात स्मॉल सी, डी की घात स्मॉल डी, ए की घात स्मॉल ए। तो हम इसको क्यू के स्थान पे रखते हैं
तो यहाँ क्या हो जाएगा, C की घात C D की घात D बटे में A की घात A B की घात B। ऐसे अगर आप T के स्थान पे चाहो तो जैसे मान लीजिए T के स्थान मान लीजिए यहाँ 25 डिग्री तापमान दिया है, तो प्लस में क्या कर दीजिए आप 273 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। आप इसके स्थान पे T के स्थान पे 298 केल्विन रख सकते हैं आप स्वतंत्र। ठीक, आप इस सब चीज को देखिए। अब अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट करें, थोड़ा सा अगर हम और शॉर्ट करें, इसको हटाएं, इसको नोट कर लिए सब लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम हटाते हैं, फिर बताते हैं इसको हम थोड़ा और शॉर्ट और कहां तक इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चले हटाएं, हटाएं इसको। देखिए नीचे वाले को हम हटा रहे हैं, अब ऊपर वाले में देखिएगा। ठीक, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और ले जाएं, अगर मान लीजिए यहाँ 298 केल्विन कर देते हैं, तो यहां से लेकर इसका सबका मान एक जो प्रायोगिक मान आया था हम उसको स्थान पे उसको लिख सकते हैं। इन सब के स्थान पे हम प्रायोगिक मान को लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, ई नॉट सेल माइनस इस सब के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इन सब के समीकरण को हम हल करेंगे, अगर इस सब समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ पर 0.059 आएगा। ठीक, बट्टे में यन आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, लॉग यहां सी स्मॉल सी, डी स्मॉल डी, ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी। ठीक, यहां पर जब इन सबको हल करोगे तो यहां पर क्या आएगा, 0.059 आएगा। ठीक, तो ये हमारा रहा नष्ट समीकरण। क्या रहा ये, नष्ट समीकरण। ये हमें बना, ये हमको मिला क्या, नष्ट समीकरण। इसके आधार पे ही हम बहुत से क्वेश्चन कर सकते, बहुत ही आसानी से। पर अगर पूछ ले कि नष्ट समीकरण का निरूपण करिए, तब आप फंस सकते हैं ना। अगर पूछ ले आपसे नष्ट समीकरण का निरूपण करें तो आप फंस सकते हैं। तो उसके लिए आपको, हाँ इसमें क्या नहीं समझ में, समझ में तो आ गया होगा सब लोगों को। भाई यब के स्थान पे क्या रखो, 9 6 5 रखो, 9 6 5 कूलम रख दो। ठीक, यन के मतलब होता है, यन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आदान प्रदान। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अपचयन में आ रहे हैं, इन सबको हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं ना। इन सबको इनके स्थान पे हम लिख सकते हैं। ठीक, चलें हटाएं इसको, हटाएं। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं, जो पिछली कक्षा में हम देखे थे कि क्या है कि हमें समीकरण में क्रियाशीलता कैसे पता होनी चाहिए ना। थोड़ा सा हम उस पिछले वाली कक्षा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें थोड़ा सा हम आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि उसमें कौन सा अधिक क्रियाशील होगा, कौन सा कम होगा, इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा बस। ठीक, इसको हटाएं। नहीं, कुछ बच्चे के डाउट थे, कमेंट आए थे कि ऐसा है सर, थोड़ा सा उसको बता दीजिए, तो हम बता दें। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। देखिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें, इसकी अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मान लीजिए यहाँ पर एक एल लिथियम, ठीक, इसके नीचे जितने तत्व होंगे, अगर हम क्रियाशीलता की बात करें कि कौन सा तत्व, कौन सा धातु है जो दूसरे धातु को उसके सांद्र विलयन से ही हटा सकती है। सांद्र विलयन का मतलब कि वो जिस कक्षा में है, जिस कक्षा में है उसी कक्षा से
उसको उठाकर बाहर फेंक सकती है ना। ऐसे जैसे विद्यालय में आपने देखा है कि प्रिंसिपल आते हैं तो सारे अध्यापक सारे बच्चे एक तरफ से एकदम अफरा तफरी मच जाती है ना क्लास में, उसी तरह विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब है कि कौन सी धातु ऐसी है जिसके आने पर जो उसके साथ में बाजू में जो धातु है उसमें अफरा तफरी मच जाए, इसी को कहते हैं विद्युतशील रासायनिक श्रेणी। देखिए जैसे मान लीजिए अधिक क्रियाशील, क्या है अधिक क्रियाशील, क्रियाशील। अब इसके नीचे जो आएंगे जितने भी धातु आएंगे, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम क्रोमियम ना, ये सब क्या होंगे इससे कम क्रियाशील होंगे, कम क्रियाशील, क्रिया कम क्रियाशील होंगे। ठीक, कहने का मतलब श्रेणी में ऊपर से नीचे जाओगे यहां तक माइनस फ्लोरीन यानी फ्लोरीन तक जाओगे तो फ्लोरीन सबसे कम क्रियाशील, यानी फ्लोरीन को कोई भी आएगा उठा के फेंक देगा, कोई भी आएगा उठा के फेंक देगा। जैसे मान लीजिए क्या होगा, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, जेडीएन है, अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम चाहे तो जेडीएन को उठा के फेंक सकती है। अगर एल्यूमिनियम चाहे, जो एल्यूमिनियम पदार्थ है ये चाहे तो जर्मनी को उठा के फेंक सॉरी जिंक को क्या करती है उठा के फेंक सकती है, जिंक को उठा के फेंक सकती है। लेकिन अगर जिंक चाहे कि एल्युमिनियम को मैं उठा के फेंक दूं तो नहीं फेंक सकता। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो अधिक क्रियाशील है जिंक से, जिंक से क्या है अधिक क्रियाशील है। इस बात को समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए Mg है और क्या है कापर, Mg और कापर, अगर Mg चाहे तो कापर को मार सकता है, मार सकता है, क्योंकि कापर जो है इसके ऊपर बसता है, क्या है कापर के ऊपर मैग्नीशियम बसता है, इसीलिए मैग्नीशियम चाहे तो कापर को मार सकता है, लेकिन कापर चाहे तो मैग्नीशियम को नहीं मार सकता, क्योंकि श्रेणी में कापर सबसे नीचे आता है। क्या आता है? श्रेणी में कापर सबसे नीचे आता है। ठीक, तो इस तरह की हमारी जो पिछली वाली लेक्चर थी, पिछली वाला जो हमारा लेक्चर था जिसमें हम क्रियाशीलता के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इन सब के बारे में ऐसे बताया गया है। आप लोग आसानी से उस वाली क्लास में जाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इस सेशन में अगर किसी को आपको किसी चीज की डाउट होता है, किसी को भी किसी भी पॉइंट को आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है आपको जो नहीं समझ में, जब तक आपको समझा नहीं दिया जाएगा तब तक आपके जवाब का कमेंट दिया जाता रहेगा। ठीक, तो चलिए आज क्लास